हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो जो हमारा चैप्टर 1 है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, वह यूनिट 1 का पार्ट है। और जो यूनिट 1 है वह है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ऐसी दुनिया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों, वैसे दुनिया को हम द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। और उस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी की बात यह यूनिट 1 करता है। और हमें भी इसी डाइवर्सिटी को, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्रेजेंट है, जो लिविंग वर्ल्ड है, उस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है, उसी डाइवर्सिटी को हमें समझना है। ओके, अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विभिन्नता, या हम इसे कह सकते हैं डिफरेंसेस, या हम इसे कह सकते हैं टाइप टाइप्स या प्रकार। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जो विविधता है, उनके बीच में जो विभिन्नता है, या हम कह लें उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, या वो जितने तरह के ऑर्गेनिजम्स उस लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उसी डाइवर्सिटी को हमें इस यूनिट 1 में समझना है। या यूनिट 1 जो है, उसमें हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है लिविंग वर्ल्ड में, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंसेस है, या हम कह लें डाइवर्सिटी है, उसी डाइवर्सिटी को हमें समझना है और उसके कॉन्सेप्ट को भी जानना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Biology is the science. Biology is the science of life forms and living processes. अगर हम बात करें साइंस की, साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज थ्रू साइंटिफिक मेथड। थ्रू साइंटिफिक मेथड। लाइफ फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म मीन्स होता है प्रकार या टाइप्स। लिविंग प्रोसेसेस की बात करें, अगर हम प्रोसेसेस की बात करें, तो प्रोसेसेस मीन्स प्रक्रिया, प्रक्रियाएं। सो जो बायोलॉजी है, वह ऐसा नॉलेज है जिसमें कि हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में जान रहे होते हैं, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रोसेसेस हैं, जिनकी वजह से वो लिविंग है, उस तरह के नॉलेज को हम बायोलॉजी कहते हैं। ओके, सो बायोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि हम सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं,
उसकी जानकारी हासिल कर रहे होते हैं, या फिर हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे हैं या उससे जो रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उसके ज्ञान को अर्जित कर रहे होते हैं। तो हम असल में हम पढ़ रहे हैं, डेट इज बायोलॉजी। ओके, सो साइंस का ही एक हिस्सा है बायोलॉजी, जिसमें कि हम लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ओके, द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms. The living world comprises, comprises means मिलकर बना हुआ होता है, मिलकर बना हुआ। अमेजिंग मतलब अद्भुत। सो जो लिविंग वर्ल्ड है, जिस लिविंग वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। सो कैसा है? जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, या हम कह लें उसमें अद्भुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें कई तरह के हैरत अंगेज कर देने वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, या उनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, सो द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ an amazing diversity of living organisms. सो लिविंग और कहने का मतलब हुआ कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें सिर्फ एक ही तरह का कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें कई तरह के जो कि बहुत ही अद्भुत हैं एक दूसरे से, उन सभी से मिलकर हमारा लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है। ओके, तो उनके बीच में क्या देखने को मिलता है? अमेजिंग डाइवर्सिटी। मतलब आप डाइवर्सिटी देखोगे तो आप खुद हैरान हो रह जाओगे कि एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई देगा। इस तरह तरह के इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस लिविंग वर्ल्ड में। ओके, अर्ली मैन could easily perceive early man could easily perceive the differences between inanimate matter and living organisms. Inanimate means निर्जीव या नॉन लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब तो हो गया सजीव। तो अर्ली मैन, पहले के जो इंसान थे, और यहाँ परस्यू का मतलब हुआ समझना या अंडरस्टैंड, या अंडरस्टैंड। जो पहले के इंसान थे, जो पहले शुरुआत के जो इंसान थे, वो भी आसानी से इनएनिमेट मैटर को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आसानी से समझ सकते थे, आसानी से वो एक दूसरे के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। ओके, अर्ली मैन डिफाइंड some of the inanimate matter like wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. यहाँ पे डिफाइंड, डिफाइंड, डिफाइंड मीन्स देवता बनाना, देवता बनाना या वर्कशिप करना, या हम कह ले डिवाइन समझना।
पवित्र समझना। सो पहले के जो इंसान थे उन्होंने कई इनएनिमेट मैटर जैसे कि विंड, सी, फायर और इसके अलावा कोई और इन एनिमेट मैटर और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को भी उन्होंने देवता का रूप माना, उन्हें देवता अपनाया, उनकी वर्शिप की या कह ले उन्हें पवित्र माना। ठीक है, उसमें कुछ एनिमेट मैटर भी थे जैसे कि विंड है, सी है, फायर है, आग, समुद्र, हवा। इसके अलावा कई एनिमल्स को भी उन्होंने पवित्र माना, उनकी पूजा की और आज भी होता है। और इसके अलावा कई प्लांट्स को भी उन्होंने वर्शिप किया, आज भी कर रहे हैं। सो अ कॉमन फीचर of all such common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe and fear that they evoked. Common feature सामान्य गुण, सामान्य लक्षण। कॉमन फीचर, कॉमन फीचर दोनों में एक जैसा है, सामान्य गुण या लक्षण। सेंस ऑफ एव, एव मीन्स आश्चर्य या हैरानी और फियर मीन्स डर या भय। तो चाहे वो इन एनिमेट मैटर हो या फिर एनिमेट ऑब्जेक्ट हो जिसकी अर्ली मैंस ने पूजा किया या उन्हें देवता के रूप में अपनाया, उन दोनों में कॉमन यह था कि दोनों ने, चाहे वो इन एनिमेट मैटर हो या फिर एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, दोनों ने इंसानों के बीच में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आश्चर्य पैदा किया, हैरानी पैदा किया, जिससे कि लोग हैरान रह गए, आश्चर्य रह गए, या फिर उनके बीच में या उनके समक्ष कभी न कभी किसी न किसी रूप में डर पैदा किया, भय पैदा किया, है ना। इवोक्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना। सो चाहे वो इनएनिमेट मैटर हो या फिर एनिमेट मैटर, दोनों ने इंसानों के सामने, इंसानों के समक्ष किसी न किसी रूप में या तो किसी तरह का आश्चर्य उत्पन्न किया या किसी न किसी तरीके का, किसी न किसी रूप में कोई डर या भय उत्पन्न किया, जिससे लोगों के बीच में हैरत हुआ, हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, या उनसे वो डर लगा या वो उनसे भयभीत हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी पूजा करना शुरू किया, उसे पवित्र मानना शुरू किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण, डिस्क्रिप्शन मीन्स विवरण। किसी चीज के बारे में बताना को हम विवरण कहते हैं या फिर डिस्क्राइब कहते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स began
much later in human history. तो मानव इतिहास में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्क्रिप्शन देना हुआ कि इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा है, ये इस तरह के का है, चाहे वो उसमें इंसान भी शामिल है कि इंसान भी अलग अलग फीचर मान उनमें है, गुण है, इंसान का भी जो डिस्क्रिप्शन है लोग देना चालू किया, वह ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बाद में हुआ। ऐसा नहीं कि जब इंसान का अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आने के कुछ वर्षों में ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन देना चालू कर दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत बाद में, मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, दिया, उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया, पर बहुत बाद में। ऐसा नहीं कि अतीत में जिस मानव जब इस दुनिया में इसका अस्तित्व में आए तो उसके 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, 100 30 40 वर्षों में तुरंत से उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करना चालू नहीं किया। पहले तो खुद ही वो अपने आप को समझ रहे थे, अपने आप पे वो सेंटर में थे, वो अपने आप को सेंटर में मानकर वो अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्रिप्शन देना कहाँ से कर पाते? ओके। सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited process in biological knowledge. सोसाइटी मतलब समाज, सोसाइटीज का मतलब समाज। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी, इंडल्ज्ड का मतलब होता है लिप्त, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है मानव केंद्रित, एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स मानव केंद्रित। ऐसा समाज जो सिर्फ इंसानों पर ही केंद्रित था। उस दौरान बायोलॉजिकल नॉलेज बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही ज़्यादा उस समय लिमिटेड था। जब इंसान खुद में ही केंद्रित हो तो आसपास के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन उस समय बहुत ही कम था। और तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इंसानों ने अपने ज़रूरत के अनुसार उसके हिसाब से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चालू किया। ओके। Systematic and monumental description of life forms brought in, out of necessity, detailed systems of identification, identification, nomenclature, and classification. Systematic means व्यवस्थित, systematic, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कई बार आएंगे। सिस्टमैटिक मीन्स व्यवस्थित, और यहाँ पर मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन, मोनूमेंटल मीन्स की विशाल, बड़ा। वो स्मारक चिन्ह वाला मोनूमेंटल यहाँ पे नहीं है। मोनूमेंटल मतलब विशाल, बहुत ही बड़ा, डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, है ना। बॉट इन, तो उसके बाद जब इंसान खुद पर केंद्रित था, जब उस अपने आप को केंद्र से हटाया, आसपास की दुनिया को भी उसने जब अपनाया,
उस समय आसपास के लाइफ फॉर्म्स का उसने सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से उसका इंफॉर्मेशन संग्रहित किया, प्राप्त किया, और जिसकी वजह से उस लाइफ फॉर्म का एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिप्शन इंसानों को मिला। और आउट ऑफ नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी मीन्स कि जरूरत के अनुसार, आउट ऑफ नेसेसिटी मीन्स जरूरत के अनुसार, जरूरत, जरूरत के अनुसार, और अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसने डिटेल्ड मतलब विस्तार, है ना, डिटेल्ड, बहुत ही विस्तार से, डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान करना। नॉमनक्लेचर मीन्स नामकरण करना, नॉमनक्लेचर मीन्स नामकरण करना। और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना, या कह लें कैटेगराइज्ड करना, या कह लें ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना। तो ज़रूरत के अनुसार जब कई तरह के इंफॉर्मेशंस लाइफ फॉर्म के इंसानों ने प्राप्त किया, कई बड़े विवरण प्रस्तुत हो गए इंसानों के बीच में, तो ज़रूरत के अनुसार उन्होंने क्या किया, फिर उस चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से उसको सहेज कर बनाना स्टार्ट किया या बनाया, जिसमें कि इंसानों ने लाइफ फॉर्म को आइडेंटिफिकेशन करना शामिल हुआ, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नामकरण दिया गया, और फिर उसको उसके कैरेक्टर्स के आधार पे उसे व्यवस्थित तरीके से ग्रुपिंग करके ग्रुपिंग किया, या हम इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन वह तरीका है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। ओके, सो ये आई होप कि ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट द बिगेस्ट स्पिन ऑफ The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. Horizontally and vertically. Biggest spin off की जो इंफॉर्मेशन इंसानों ने प्राप्त किया, जाना, उसका सबसे अच्छा रिजल्ट क्या रहा, बेहद सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट यह रहा कि उसने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज है, जो एक दूसरे से वो जो सिमिलैरिटीज शेयर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मीन्स कि उसी पीढ़ी में एक दूसरे से, वर्टिकली की बात करें तो अपने से पहले
और अपने से बाद वाले ऑर्गेनिजम्स में, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स में वह किस तरीके का सिमिलैरिटीज उनमें पाई जा रही है, उसमें उसको लिविंग इंसानों ने जाना, रिकॉग्नाइज, है ना। रिकॉग्निशन का मतलब होता है जानना या समझना, जाना या समझा, है ना। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन जब इंसानों ने कई तरह के लाइफ फॉर्म्स को एक जाना, तो उसने देखा कि ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस के सेम जनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी एक दूसरे के उनमें सिमिलैरिटीज़ है। और वर्टिकली कहने का मतलब कि अपने से पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं और उस ऑर्गेनिज्म के जो बाद ऑर्गेनिज्म जो जन्म लिए हैं, उन्हीं से उनमें हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। ठीक है। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived in this earth. सो प्रेजेंट जो अभी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अभी मौजूद हैं फिलहाल, वो रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड, संबंधित है, कहीं ना कहीं उनमें संबंध है ना। एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट ever lived ऑन दिस अर्थ, और ऐसे ऑर्गेनिज्म से भी वो संबंधित है जो कभी न कभी इस दुनिया में मौजूद रहे हों। अब वो खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, बट फिर भी उनमें और आज के और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहीं ना कहीं हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। वास अ रिविलेशन, वास अ रिविलेशन which humble man led to cultural movement for conservation of biodiversity। तो हमने अभी पहले देखा कि जब इंसान का अस्तित्व इस दुनिया में आया, तो सबसे पहले अपने आप पर ही वो केंद्रित था। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसको ज़रूरतें बढ़ती गई, उस वजह से वो आसपास की चीज़ों को रिवील करना चालू किया। रिविलेशन मतलब कि रहस्य को जानना, रिविलेशन, रिविलेशन मीन्स कि रहस्य को जानना, रहस्य को जानना, है ना। तो उसने कुछ जो छुपा हुआ चीज था, छुपे हुए चीज को जानना, सीक्रेट इसको हम कह सकते हैं, सीक्रेट, है ना। सीक्रेट कोई चीज रहा हो या फिर कोई चीज हिडन रहा हो, उससे अनजान रहा हो, उस चीज को उसने जाना। उस चीज को जानना क्या कहा जाता है? रिविलेशन। विच humbled मैन टू लीड कल्चरल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन, कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जब इंसानों ने देखा, समझा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अलावा वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वो एक दूसरे से एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको जानने और समझने के बाद इंसानों के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सांस्कृतिक मूवमेंट, एक संस्कृति जगी। कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति।
कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, उसको बचाना। कंजर्वेशन का मतलब कि संरक्षण करना या बचाना, बचाने का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि जो हम पढ़ रहे हैं मीन्स डाइवर्सिटी अमंग बायोलॉजिकल लाइफ। डाइवर्सिटी अमंग लाइफ फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो जब इम्पोर्टेंट समझा तो इंसानों ने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का मूवमेंट स्टार्ट किया। बचाना है, ऐसे विलुप्त होने से बचाना है, उसको खत्म होने से बचाना है ना। तो इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट हुआ जब इंसानों ने इस बात को समझा कि उसके अलावा भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में प्रेजेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, तो जो यूनिट 1 है उसमें जितने भी चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3, है ना, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. Taxonomist perspective. Taxonomist means वर्गीकरण करता, है ना, वर्गीकरण करता। मीन्स कि क्लासिफिकेशन करने वाला। वर्गीकरण करता मतलब कि क्लासिफिकेशन करने वाला, है ना। और पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, या हम कह लें नजरिया। तो हम जो भी इस यूनिट के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम डिस्क्रिप्शन तो देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं प्लांट के और एनिमल के, बट किस दृष्टिकोण से? हम एक टैक्सोनॉमिस्ट के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को समझने वाले हैं। ये टैक्सोनॉमिस्ट होता कौन है? जो कि प्लांट्स को, एनिमल्स को, या हम कह ले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करता है उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पे। ओके, सो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं उसमें हम यही सब चीज़ देखने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। हमने पहले जाना है कि द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ऐसी दुनिया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, वह या वह दुनिया जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से वह दुनिया मिलकर बनी हुई है। ओके, तो ऐसे को हम द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। ओके, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स कि अद्भुत, निराला, अमेजिंग। वंडरफुल मीन्स अद्भुत, निराला कह सकते हैं,
या हम अमेजिंग कह सकते हैं। ओके, सो ये जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, कितना अद्भुत है, कितना निराला है, या कितना अमेजिंग है। क्यों? देखते हैं। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रेंज है, जो क्षेत्र है, रेंज, वाइड रेंज है ना, उसका जो सीमा है वो काफी बड़ा है, बड़ा क्षेत्र है ना। जो रेंज है उसका कैसा है? बड़ा है, विस्तार है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रेंज है वो बहुत ही बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 1,000 2,000 लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इसमें लाखों लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसलिए बहुत ही अद्भुत है कि इस दुनिया में सिर्फ 100 200 500 1000 लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, इसमें लाखों के तादाद में, लाखों की संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ओके, इसलिए बहुत ही अद्भुत है। अगर आपके पास कोई गार्डन है जिसमें कि 5-10 तरह के ही फूल और पेड़ लगे हुए हैं, अगर हम उसकी तुलना करें ऐसे गार्डन में जहाँ पे हजारों की संख्या में फूल हैं, पौधे हैं, तो वो जो गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको अद्भुत लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। ठीक वैसे ही जो हमारी दुनिया है उसमें कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कई हजारों लाखों की संख्या में प्रेजेंट है, और सभी रह रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिtat in which we find living organisms, be it could mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lake, deserts और hot spring। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, असाधारण, सामान्य से थोड़ा हटकर, एक्सेप्शनल कह सकते हैं हम इसको। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस लिविंग वर्ल्ड में, तो सभी एक ही जगह पे तो रहते नहीं होंगे। हैबिटाट का मतलब घर, हैबिटाट का मतलब एक खास तरह का जगह, है ना, घर। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कुड माउंटेन्स, डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस मीन्स की पतझड़, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स का मतलब होता है फव्वारा या झरना कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो घर है वह भी कई तरह का घर है। सिर्फ एक ही जगह पे एक ही जैसा घर में नहीं रहते, वो कई तरह के घर हैं, कई तरह के उनके हैबिटाट्स है जिसमें कि वो पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स माउंटेन्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ का हैबिटाट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, कुछ का घर डेसिडियस फॉरेस्ट पतझड़ पर्णपाती जंगल हो सकते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओशियंस में रहते हुए हैं या उनका हैबिटाट ओशियन है, या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर लेक में प्रेजेंट होते हैं,
कुछ डेजर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर कुछ हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ हैबिटाट्स हैं जिसमें कि कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लीव अस स्पीचलेस, और जिसकी वजह से हम अवाक रह जाते हैं, स्टन्ड रह जाते हैं, वॉइसलेस। स्पीचलेस को हम दूसरे शब्दों में वॉइसलेस कह सकते हैं। अवाक मतलब हम कुछ बोल नहीं पाते, उस को हम क्या बोलते हैं, स्पीचलेस। जब हम देखते हैं इस तरीके का अद्भुत नज़ारा, जानते हैं, तो हम स्पीचलेस हो जाते हैं। हम कुछ बोल ही नहीं पाते कि आखिर कैसे कैसे इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद हैं और वो इस तरह के हैबिटाट्स में प्रेजेंट होते हैं, रह रहे हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। इस तरीके का जब हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो हम उस समय बहुत ही अ, इतनी ज़्यादा हमें हैरानी होती है कि हम उस समय चीज़ों को बोल नहीं पाते, हमारे गले से एक शब्द नहीं निकल पाता इस नज़ारे को देखने और समझने के बाद। ठीक है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evoke awe and deep sense of wonder. Evoke awe and deep sense of wonder. Galloping, galloping, galloping means कि बहुत ही तेजी से दौड़ रहा जो घोड़ा हो उसको हम गैलोपिंग, सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, सरपट, या बहुत ही तेजी से दौड़ना को हम गैलोपिंग कहते हैं। तो ऐसा हॉर्स जो कि बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। माइग्रेटिंग का मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, माइग्रेटिंग। माइग्रेटिंग मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, इस मूवमेंट को हम माइग्रेटिंग कहते हैं। ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए जो बर्ड्स हैं उनको अगर हम देखें, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की जो गलियारा है, जो वैली है, फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, और द अटैकिंग शार्क, ओशियन में जो शार्क अटैक कर रहे हो अगर हम उसे देखते हैं। वैली मीन्स की वादियाँ कह सकते हैं, गलियारा, फूलों की गलियारा, फूलों की वादियाँ, है ना, उसको अगर हम देखते हैं तो इन इस तरह के नज़ारों को अगर हम जब देखते हैं तो हमें बहुत ही इवोक का मैंने जैसे कि बताया कि उत्पन्न होता है। एव का मतलब आश्चर्य या हैरानी, डीप सेंस ऑफ वंडर, अचरज। वंडर का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, वंडर मीन्स अचरज, अचरज या हैरानी। डीप सेंस, डीप सेंस, डीप सेंस का मतलब गहरी भावना। डीप का मतलब गहरी, गहरा,
गहरी भावना, गहरी भावना। तो जब हम इस तरह के नज़ारा देखते हैं, जब हमारे आँखों में इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है आँखों, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है, अचरज होता है, और एक गहरा हमें अनुभव सोचने पे मजबूर कर देता है जब हम इस तरह के नज़ारों को देखते हैं। फूलों की वादियाँ है, उसमें बहुत ही सुंदर दिख रहा हो, जो बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हो, उनके मूवमेंट को देखने के बाद, देखते हुए, एक, है ना, जो शार्क है वो अटैक, जो शार्क किस तरीके से अटैक कर रहा है, इन कुछ नज़ारों को देख, इसके अलावा भी कई सारे नज़ारे हैं जिन्हें देख के हमें हैरानी होती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि हमें सोचने पे मजबूर कर देता है इसकी खूबसूरती को, जो ये लिविंग वर्ल्ड की जो खूबसूरती है उसे सोचने पर हमें मजबूर कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम इकोलॉजिकल बात करें तो पारिस्थितिकी, है ना। इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मीन्स कि पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी, और थोड़ा स्पेलिंग, पारिस्थितिकी। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग, कॉपरेशन मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, है ना, कॉपरेशन। कॉपरेशन मीन्स सहयोग। The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. इसके अलावा, जैसे कि गैलोपिंग हॉर्स को देखते हुए, माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखते हुए, फ्लावर की जो वैली है उसको देखने के बाद, अटैकिंग सार्स जैसे नज़ारों को देखने के बाद, और उसके अलावा हम पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन है, किसमें, पॉपुलेशन के अंदर, या हम बात करें कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स कि कई तरह के पॉपुलेशन से मिलकर बना जो बनता है उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, इनसाइड अ सेल जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रैफिकिंग है ना, मूवमेंट है, उन सभी को देखकर डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, डीपली रिफ्लेक्ट ऑन मीन्स कि हमें सोचने पर, गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। डीपली रिफ्लेक्ट ऑन का मीन्स डीपली रिफ्लेक्ट ऑन मतलब गहराई से विचार करना, गहराई से विचार करना। तो इस तरह के नज़ारों को देखने के बाद, जानने के बाद, हमें यह सोचने पे मजबूर कर देता है, इंडीड, है ना। इंडीड में मतलब वास्तव में, इंडीड मीन्स
वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, मतलब रियलिटी में, है ना, रियलिटी। हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि आखिर वास्तव में लाइफ क्या है ना। इस तरह के नज़ारों को देखने के बाद इंसान एकदम बहुत ही ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है, गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर में ये जो लाइफ है ये वास्तव में क्या है। सो दिस क्वेश्चन हैज टू implicit क्वेश्चंस विद इन इट। और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर खुद दो क्वेश्चन। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स कि अंतर्निहित। एक क्वेश्चन के अंदर खुद ही अगर दो चीज हो तो उसको हम बोलते हैं अंतर्निहित। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। कौन से दो क्वेश्चन है? पहला लाइफ क्या है, ये क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन और बनते हैं। कौन से दो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन and seek answer to what living is as opposed to the non-living. सो टेक्निकल का मतलब हो गया तकनीकी रूप से। टेक्निकल मीन्स की तकनीकी। तकनीकी रूप से पहला क्वेश्चन ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिक्स, सिक्स का मतलब है चाहना, च, चाहता, है ना, या हम कह लें सर्च। The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to non-living. So पहला क्वेश्चन तकनीकी रूप से ये है कि लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे नॉन लिविंग से अलग है। एंड द सेकेंड इज अ फिलोसॉफिकल वन। फिलोसॉफिकल मीन्स कि दार्शनिक रूप से, वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे, दार्शनिक। द सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन, दार्शनिक। दार्शनिक मीन्स कि जिसमें कि अलग अलग विचार हैं, लोगों के होते हैं, वो भगवान से रिलेट करते हैं या भगवान के बिना रिलेट करके जो विचार होता है उसको हम दार्शनिक कह दार्शनिक दृष्टिकोण से हम उस क्वेश्चन को, एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। जबकि पहला टेक्निकल या साइंटिफिक नज़रिए से एक क्वेश्चन बना, दूसरा क्या बना, हमें फिलोसॉफिकल वन बना। एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। और इस फिलोसॉफिकल व्यू से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पर्पस क्या है लाइफ का। पर्पस मीन्स कि उद्देश्य। पर्पस मीन्स उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, क्या एम है लाइफ का। ओके। एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज लाइफ, जब इसको, तो इसमें है दो तरह का क्वेश्चन बनता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग है। और दूसरा जो बनता है फिलोसॉफिकल व्यू से बनता है, जिसमें कि ये क्वेश्चन है कि लाइफ का पर्पस क्या है। बट हम तो साइंटिस्ट हैं, हम साइंटिफिक नज़रिए से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
टेक्निकल टर्म मीन्स कि साइंटिफिकली हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. सो एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन. जैसा कि मैंने बताया कि हम साइंटिफिक नज़रिए से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो दूसरा जो साइंटिफिक क्वेश्चंस तो है नहीं, तो उसको उस पर तो हम जाएंगे नहीं. ओके. सो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन, अपने आप को हम इस मुद्दे पे रखेंगे, अपने आप को हम इस गहराई से आंसर देंगे. रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब क्या होता है? गहराई से विचार करना. तो हम अपने आप को गहराई से इस आंसर को ढूंढेंगे कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, ना कि हम पर्पस ऑफ लाइफ के आंसर को ढूंढेंगे. ओके. आई होप कि ये आपको समझ आया होगा. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ऐसी दुनिया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, वैसी दुनिया को हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं. या फिर हम कह लें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर जो दुनिया बनती है, वो दुनिया लिविंग वर्ल्ड कहलाती है. और उस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जो अंतर है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. और हमें अब उस डाइवर्सिटी को, जो कि लिविंग वर्ल्ड के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्रेजेंट है, उसको अब हम समझते हैं. ओके. If you look around, you will see a large variety of living organisms. A large variety of living organisms. अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, और उनकी जो संख्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी. वैरायटी मीन्स टाइप. बी इट पोटेड प्लांट्स. पोट का मतलब गमला, गमले में लगा हुआ प्लांट. इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट. तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं गमले में लगे हुए प्लांट, या हो सकते हैं इंसेक्ट हो, या हो सकते हैं वो बर्ड्स हो, या हो सकते हैं कि वो आपके पाले हुए कोई जानवर हो, या हो सकते हैं कई दूसरे एनिमल्स और दूसरे तरह के प्लांट्स. ठीक है. अगर आप ये अपने चारों ओर देखोगे तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे. देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स. सेवरल्स का मतलब कई या अनेक. डेट यू कैनॉट सी विथ योर नेकेड आई. नेकेड मीन्स नग्न आंख. बट दे आर ऑल अराउंड यू. ऐसे कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे चारों ओर और आपके चारों ओर, जिसको कि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, बट वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं. नेकेड आई का मतलब हुआ कि बिना किसी लेंस के, बिना किसी उपकरण के हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते. तो हमें अब तक ये बात समझ आ जाना चाहिए कि हम किस तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. और उपकरण या की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप और लेंस की बात कर रहे हैं. तो अगर हमने अपने आँखों में ये नहीं लगाया है, इसका यूज़ नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पाएंगे. ओके. बट ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं. ओके.
If you were to increase the area that you make observations, ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन करना या जिसको आप नोटिस कर रहे हो, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। जैसे जैसे आप अपने नोटिस करने का एरिया को, ऑब्जर्वेशन करने के एरिया को, अवलोकन करने के एरिया को आप बढ़ाओगे, जैसे कि अपने घर पे आप जितने ऑर्गेनिजम्स को आप देखोगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उससे कहीं अधिक आपको आपके गली मोहल्ले शहर गांव में आपको दिखाई देंगे। और उससे भी अधिक अगर आप पूरे जिले, पूरे राज्य में आप देखोगे तो आपको वहाँ पे आपके घर मोहल्ले शहर से कहीं अधिक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे। क्या हो रहा है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन एरिया को बढ़ा रहे हो, तो वैसे वैसे एरिया के बढ़ने से आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो रेंज है, जो सीमा है, जो क्षेत्र है, रेंज मीन्स सीमा या क्षेत्र, वैरायटी मीन्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। छोटे एरिया में कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उससे बड़े एरिया में उससे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उससे कई ज़्यादा तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में तो कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे घर में हो सकते हैं कि 2-3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट हैं, बट अगर हम बात करें शहर की, गांव की, तो वहाँ हो सकता है 100, 150, 200, 500 तक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने एरिया को बढ़ाते, ऑब्जर्वेशन एरिया को बढ़ाते हैं देखने के लिए कि कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो वैसे वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की संख्या भी बढ़ती है। ओके, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मीन्स कि जाहिर जाहिर तौर पे। या स्पष्ट रूप से। इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, डेंस का मतलब घना जंगल, यू वुड प्रोबेबली संभवतः या शायद see a much greater number and kinds of living organisms in it। अगर आप कभी किसी घने जंगल में जाते हो तो वहां पे स्पष्ट रूप से आपको मुमकिन है कि काफी अधिक नंबर में और कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको उस जंगल में दिखाई देंगे। आप घने जंगल में जाओ और वहाँ पे न पेड़ हो और न कोई जानवर हो, तो आप उसको जंगल कहोगे ही क्यों। जंगल्स मीन की बहुत तरह का पेड़, कई तरह के पेड़, कई पेड़, और उसमें कई जानवर, कई तरह के जानवर, तभी तो वो जंगल कहला रहा है। तो आप कभी भी, जब कभी भी आप उस इस तरह के घने जंगल में जाओगे तो वहाँ पे आपको संभवतः मुमकिन है कि आप वहाँ पे कई तरह के और काफ़ी अधिक नंबर में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखोगे। Each different kind of plants, animals and organisms that you see represent a species। और आप जो प्लांट को देख रहे हो, जो एनिमल्स को देख रहे हो और इसके अलावा कई और ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हो, और वह सभी एक दूसरे से अलग है। कुछ समानताएं तो हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है, बट अपने आप में वो क्या है, अलग है।
वो अपने आप में एक अलग प्लांट है, अपने आप में वो अलग एनिमल है, या कोई और ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप में दूसरे से अलग है। तो ये जो हर एक प्लांट, जो हर एक एनिमल या हर एक ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में अलग है, दूसरे से अलग है, अपने आप में खास है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्पीसीज कहते हैं। उसके जैसा हूबहू 100% दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। सो एक स्पीसीज में कई तरह के कई मेंबर हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप किसी जंगल में जाओ, एक खास तरह का प्लांट अगर 10 है, तो आप एक स्पीसीज आपने देखा उसमें 10 मेंबर है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज मीन्स कि एक खास, जो कि बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे प्लांट को, एनिमल को हम स्पीसीज कहते हैं। ओके, द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। सो अभी तक 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। बात हो रही है 1.7 टू 1.8 मिलियन की। इट मीन्स कि 17 लाख टू 18 लाख। सो अभी नोन मतलब कि जाना गया है, पता लगा है। डिस्क्राइब्ड का विवरण प्रस्तुत है हमारे पास, विवरण है, जानकारी है। सो अभी तक हमारे पास 17 लाख से 18 लाख के बीच में हमें इतने स्पीसीज का पता है। सो 17 लाख से 18 लाख के बीच में स्पीसीज इस लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतने तरह के स्पीसीज हैं, इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं, वो एक दूसरे से अलग भी है, बट एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड का बात हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे, सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी सिंपल सी बात है कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड में, यानी जो दुनिया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर रखा जाए या माना जाए या मिल के बना है, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जितने भी तरह के हैं, एक जैसा तो हो नहीं सकते। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो कि एक अपने आप में खास है, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। और इसी डाइवर्सिटी को, इसी डिफरेंसेस को, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्रेजेंट है, एक दूसरे से अलग है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी को दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इस दुनिया में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी जो संख्या है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, सो
This is the definition of biodiversity. That is the number and types of organisms present on earth. इस दुनिया में जितने भी तरह के organisms हैं और उनकी जो संख्या है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. Continuously means कि लगातार. Identified, पहचाना. तो हम जितने भी न्यू एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे पुराने एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली न्यू ऑर्गेनिजम्स को हम पता लग रहा है, हमें उससे पहचान रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमने अगर पुराने एरिया को दोबारा एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे हमें नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखाई देंगे, वहाँ भी होंगे. सो चाहे वो न्यू एरिया हो, चाहे वो पुराना एरिया हो, हम अगर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. एक्सप्लोर का मतलब कि खोजना या ढूंढना. तो हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स पता चल रहा है, हमें मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि हम इतने ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि 17 से 18 लाख ही स्पीसीज है. इसके अलावा अब इस दुनिया में स्पीसीज नहीं है. जैसे जैसे हम अपने ढूंढेंगे, खोज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो नए एरिया हो चाहे पुराने एरिया हो, हमें वहाँ पे बिल्कुल ही पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म से नए तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पता चलता है, पता लग रहा है. और जो कि पता लग रहा है और आगे भी पता चलेगा, आगे भी हम आइडेंटिफाइड करेंगे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि पहले इस दुनिया में रहे थे या नहीं, बट वो डिस्क्राइब नहीं थे, उनका पता नहीं था हमें, बट अभी हम उसका पता लगा पा रहे हैं क्योंकि हम अपने एक्सप्लोरेशन को बढ़ा रहे हैं. ओके. सो आज के क्लास में सिर्फ यहीं तक देखते हैं. आगे हम अगले सेशन में इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा स्लो चल रहा हो ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें. आप काफ़ी लंबे वीडियोस हो जा रहे हैं तो एक बार में आप नहीं देख पाओगे. नहीं देख पा रहे हो तो आप वीडियो को 2 भागों में 3 भागों में देखने की कोशिश करो. एक एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप कि एक बार आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो दोबारा आपको इतनी मेहनत समझने में नहीं करनी पड़ेगी. ओके. सो मिलते हैं अगले सेशन में. सो थैंक यू वेरी मच.